हेलो एवरीवन, कैसे हो सब। तो अपना CISI चैप्टर चल रहा है। अपने साधारण ब्याज की 2 वीडियोस हो चुकी हैं, अराउंड 30 क्वेश्चंस हम कर चुके हैं। तो आज की अपनी 3rd वीडियो है। तो इस वीडियो के अंदर हम साधारण ब्याज आज कंप्लीट कर देंगे। इसका नेक्स्ट वीडियो से चक्रवृद्धि ब्याज स्टार्ट होगा। देखिए स्क्रीन पे क्वेश्चन है आपके। क्वेश्चन कहता है कि एक व्यक्ति कुछ धनराशि 3 विभिन्न योजनाओं में 6 साल, 10 साल और 12 साल के लिए 10%, 12% और 15% के हिसाब से साधारण ब्याज पे निवेश करता है। फिर बोला प्रत्येक योजना के अंत में वह समान ब्याज प्राप्त करता है। ठीक है, तो तीनों से जो उसको ब्याज मिला, तीनों योजनाओं से वो बराबर मिला तीनों से। तो पूछा गया है कि उसके द्वारा निवेशित धनराशियों का अनुपात ज्ञात करो। भाई किस अनुपात में उसने वो तीनों धनराशियाँ जो थी वो किस अनुपात में थी जो उसने निवेश की थी। यानी कि 3 अलग अलग धनराशियाँ, एक को 6 साल के लिए, एक को 10 के लिए, एक को 12 साल के लिए। पहली को 10% दर से, दूसरी को 12% और तीसरी को 15% कि भाई तीनों से बराबर ब्याज मिला। ठीक है, तो कर सकते हो, इसको आसान है, देते हैं इसको। ठीक है, तो जो 3 राशियां थी वो A, B और C थी। ठीक है, A, B और C। पहली राशि को उसने रखा 6 साल के लिए, दूसरी को 10 साल के लिए और तीसरी को 12 साल के लिए। तो 6 साल, 10 साल, 12 साल। ठीक है, साल के लिए मैं वाई मीन्स ईयर। पहली पे उसको ब्याज मिल रहा है 10%, दूसरी को 12% और तीसरी पे 15%। 12%, 15%। ठीक, तो देखो पहली राशि जो उसने 6 साल के लिए पे दे के रखी, 10% उसको हर साल ब्याज मिल रहा था। तो टोटल कितना ब्याज मिला होगा, मैं गुणा में 10, यानी 60% ब्याज मिल गया उसको यहाँ से। भाई 10 साल के लिए हर साल ब्याज मिल रहा है, तो 10 गुणा में 12, 120% ब्याज मिलेगा। तीसरी पे भाई हर साल 15, तो 12 साल तक 15 × 12 कितना भाई 180% से मिलेगा। और सवाल कह रहा है कि तीनों ब्याज बराबर हैं, यानी पहली राशि का 60, दूसरी राशि का 120% और तीसरी राशि का 180%, तीनों आपस में बराबर हैं। तो मैं कहूंगा 60% A का है 120% B का और ये बराबर है 180 C का। ठीक है, इसको 60 से अगर उड़ा दोगे तो क्या A बराबर 2B बराबर 3C। अब A अनुपात B अनुपात C आपको निकालना है और आपको दिया है A बराबर है 2B और वो बराबर है 3C के। रेशियो प्रोपोर्शन, भाई अनुपात समानुपात के चैप्टर में बहुत की होंगे आपने ये सब। तो भाई कैसे करोगे, तो तरीका ये है 3 की गुणा करके A के पास लिख दूं, के पास लिख दूंगा 1 और 3 की गुणा, C के 1 और 2 की गुणा। या फिर एक तरीका इन तीनों को एक ऐसी संख्या से भाग जो कि इनका LCM है। मतलब ऐसी संख्या, देखो A के साथ 1 है, B के साथ 2 और C 3, तो एक ऐसी संख्या जो 1 के पहाड़े में, 2 के पहाड़े में भी और 3 के पहाड़े में भी LCM हो गया। तो रो कितनी हो गई, तो मैं यहाँ पे लिख दूंगा 6 से इन कर दो। ठीक है, तो यहाँ से आप दूंगा A/6 B/3 बराबर C/2। इनके अनुपात होंगे A अनुपात B अनुपात C कितना, 6:3:2। ठीक है, कर सकते हो, 70 तरीके होते हैं। एक बार आपको ऐसी कुछ चीज़ मिल जाए उसके क्वेश्चन ना इनका अनुपात निकालने की कि ये तीनों किस अनुपात में है। तो या तो इन तीनों को अगर मैं जब 6 से भाग कर रहा हूँ, A/6 बराबर B/3 बराबर C/2। अब मैं A को 6 रख दूं, B को 3 और C को 2 रख दूं, तो ये तीनों ही 1 बन जाए। भाई 6/6 बराबर होगा 3/3 बराबर होगा 2/2। तो यानी A, B और C जो है वो 6:3:2 में है। तो अपने पास आंसर हो जाएगा ऑप्शन A। ठीक है, आई होप क्लियर हो आप सब लोगों को ये। नेक्स्ट क्वेश्चन, देखिए राधा के पास रुपए है, उसमें से वह 3 भागों में बांटकर बैंक में जमा करती है। बैंकों में ब्याज पर दर क्रमशः 4, 6, 3 अनुपात में। यदि 9 महीने बाद वह तीनों बैंकों से समान ब्याज प्राप्त करती है
तो किस अनुपात में राशि को बैंकों में जमा किया गया था। चलो ठीक है, देखो भाई कोई राधा नाम की लड़की है, वो 3 अलग अलग बैंकों में पैसा जमा करती है, और जो तीनों बैंकों में जो ब्याज की दर है उन तीनों की दरों का अनुपात दे रखा है 4:6:3। ठीक है, और बोला गया कि 9 महीने बाद उसे बैंकों से बराबर अनुपात में नहीं, अच्छा बाद उसे तीनों बैंकों से बराबर ब्याज मिला। तो भाई जो उसने राशि जमा की थी वो किस अनुपात में थी। ठीक है, देखिए भाई मान लिया आपने वो जो 3 बैंक थे, छोटा कर दे, मान लो भाई जो 3 बैंक वो थे ए, बी और सी, और इनकी ब्याज का आपको अनुपात दे रखा 4:6:3। ठीक है, और 9 महीने बाद बैंकों में 9 महीने के लिए पैसा रखा, और उसके बाद उसने देखा कि तीनों से जो ब्याज मिला वो बराबर मिला। तो देखो मैं कहूंगा कि भाई 4% अगर ए बैंक से मुझे ब्याज मिल तो बी से मिल रहा होगा 6 से मिल रहा होगा 3%। तो मैं कह सकता हूं कि भाई ए का 4% ए राशि जमा की थी ए बैंक में, जमा की बी बैंक में, और सी राशि जमा की सी। तो मैं कहूंगा ए का 4% बराबर होगा बी का 6%, बराबर होगा सी का 3%। भाई यही तो होगा, भाई तीनों से उसको बराबर बराबर है, समान ब्याज। ठीक है, तो ए का 4 गुना बराबर गुना, और वो बराबर होगा सी का गुना। ठीक है, तो ये इन तीनों को आप 12 से भाग कर दो, 4 और 6 ये तीनों पहाड़े में 12 आता है। ठीक है, तो भाग कर दो, बटे में 12 बटे में 12। तो यहां से मैं कह दूंगा a/3 बराबर b/2, और ये बराबर हो गया 4। तो ए, बी और सी भाई 3:4 में, जो के पास ऑप्शन ए में। ठीक है, अगर आप ए को 3 रख दो तो 3/3 बराबर में, बी को 2 रख दो 2/2 बराबर, सी को 4 रख दो तो 4। तो 3/3 2/2 4/4 ये तीनों ही एक होते हैं, तो एक बराबर सेटिस्फाई हो रहा है। ऑप्शन ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, वैसा ही क्वेश्चन है पिछले वाले जैसा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। अरुण जयंत से कुछ राशि उधार लिया। ठीक है, पहले 4 वर्षों के लिए साधारण ब्याज पर 8% वार्षिक, अगले 6 वर्षों के लिए 10% वार्षिक दर से, और उसके बाद 12% की दर से पैसा पे ब्याज लगेगा। फिर कहा गया यदि जयंत 15 वर्षों के बाद कुल रुपए 12,160 का साधारण ब्याज भुगतान करता है तो उसने कितने रुपए उधार लिए थे। ठीक है, चलिए शुरू के 4 साल जो है कितना ब्याज लग रहा है 10% के हिसाब से। ठीक है, अगले साल तक नहीं, शुरू के 4 साल 8% के हिसाब से, और अगले 6 साल 10% के हिसाब से, और उसके बाद 15% के ब्याज लगेगा। तो देखिए भाई 4 साल के बाद अगले 6 साल, और उसके बाद कितने साल और बच गए, 15 सालों के लिए दिया था भाई पैसा, तो 4 साल और 6 साल 10 साल तो हो गए, अब बच कितने साल गए 5 साल। तो शुरू के तो दर लग रही है 8 की, साल तक दर लग रही है 10% की, और उसके बाद दर लगेगी 12%। ठीक है, उसके बाद दर लगेगी 12। तो देखो भाई शुरू के 8% की दर से रखा तो कितना उसको ब्याज मिलेगा भाई, 8 चौके 32% पैसा मिल जाएगा भाई, मूलधन जो भी था उसका 32% ब्याज मिलेगा।
साल तक 10% की दर से, तो 6 भाई 60% ब्याज यहाँ मिलेगा, 5 × 12% ही ब्याज यहाँ से भी मिलेगा। तो शुरू के 4 साल में टोटल ब्याज उसको 32%, अगले 6 सालों में मिलेगा 60%, और अगले 5 को फिर से ब्याज मिलेगा 60%। ठीक है, तो टोटल ब्याज कितना मिल गया? 32, 60 और 60 कितना हो गया भाई? 100, यानी कुल उसको ब्याज 152%। किसका भाई? मूलधन का। और दिया गया अभी कुल कितना ब्याज मिला उसको? 160, यानी 152% जो है वो बराबर है 160 के। तो आपसे मूलधन पूछा है भाई, 152% तो 12,160, और मुझे मान निकालना है भाई किसका? प्रतिशत का, क्योंकि मूलधन अपने आप का 100% का मान हो जाए 12,100 बटा में 152 और 100। इसको सॉल्व कर लो। कितने पे? 8 पे काट देगा इसको पूरा पूरा। 8 120 होता है, और 8 दूनी 16, तो 120 के बाद 16 दिख रहा है यहाँ पे। ठीक है, तो इसको पूरा पूरा अगर जीरो इसके साथ है तो 80 2 जीरो ये भाई 8,000 हो जाएगा, यानी 8,000 रुपये वो उधार पे दिए गए थे। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, 8,000। ठीक है, तो क्लियर होगा आप लोगों को ये। एक बार फिर से देख लो भाई, शुरू के 4 साल वो थी, बड़ा कर दूं, हम्म, 4 साल तक तो दर लगी 8%, उसके अगले 6 सालों तक दर लगी 10% की, और उसके बाद जितना भी होगा दर लगेगी हर साल 12% की। ठीक है, तो इस तरीके से आपने इसको सॉल्व कर लिया। चलिए भाई नेक्स्ट, एक पास 10,000 रुपए के निवेश करने के लिए, इसमें से वह 4,000 का साधारण ब्याज 5% वार्षिक से और 3,500 रुपये 4% वार्षिक दर से निवेश कर देता है। तो बची हुई धनराशि पे वह किस दर से निवेश करे कि उसकी जो वार्षिक आय है, वार्षिक आय का मतलब जो उसको वर्ष के अंत में जो उसको ब्याज मिलेगा रुपए हो। ठीक है, तो टोटल उसके पास वो है 10,000, इस 10,000 टुकड़े किए 4,000, फिर 3,500, और फिर बच 4 और 3.5 हो गए, बच गए 2,500 और। तो जो हुए 10,000 के टुकड़ा 4,000, 3,500 ऑटोमेटिक बच गया अब अपने पास 2,500। ठीक है, ये जो शुरू के 4,000 रुपए उसने लगाए वो प्रतिशत के दर से ब्याज पे दिए, अगले जो 3,500 रुपए थे 4% की दर से दिए, बचे हुए वह किस प्रतिशत की दर से उधार पे दे कि उसको साल के अंत में 500 रुपए का ब्याज मिले, या एक्स। तो भाई 4,000 रुपए का 5% भाई कितना होगा? 200 तो उसको यहां से मिल गए। 4,000 का 5%, भाई किसी का भी 5% का मतलब होता है उसका 1/20। तो इस 1000 को जब 20 से भाग करोगे आपको क्या मिलेगा? 200 मिलेगा। अब 3,500 का 4%, भाई 3,500 जो रुपए थे उसने 4% की दर से उधार पे दिए। ठीक है, 1 साल का ये बात हो रही है, एंड ऑफ द ईयर। तो 1 साल के बाद साल में 3,500 रुपए पे 4% ब्याज, तो 3,500 का 4% कितना हो गया? 3,500 के 140 रुपए यहाँ आ गए। ठीक है, अब कुछ पैसा भी मिलेगा, और टोटल कितना बन जाए? वो कह रहा है 500। तो कुल जो उसको ब्याज चाहिए वो चाहिए 500 रुपए। तो 200 रुपए ब्याज तो यहाँ से मिल गया, 140 यहाँ से मिल गया, कितना हो गया? 340। तो यहाँ पे अगर 8 रुपए और मिल जाए तो हो जाएंगे कि नहीं 500? तो यहाँ पे क्या उत्तर मिल जाएगा मुझे? 500 में से घटा दो 300, तो आएगा 160, यानी 160 रुपए ब्याज चाहिए। तो 160 रुपए ब्याज चाहिए 2,500 रुपए पे। अगर 2,500 रुपए आप दे रहे हो तो 160 रुपए आपको ब्याज के रूप में साल के अंत में, तो क्या दर होगी भाई? दर वही तो होगी, आप देख लो 160 कितना प्रतिशत है? 25, वही इसका उत्तर हो जाएगा।
तो उत्तर आ जाएगा अपना 60 रुपए का ब्याज 2500 पे। तो भाई कितना प्रतिशत ब्याज, ये 2 जीरो से 2 4 25 छके 150 बचा, एक जीरो आ गया तो 100 हो गया, 2500 के 100, 6.4%। ठीक है, तो ऑप्शन ए 6.4% इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, बेसिक बेसिक से सब कुछ नहीं, जो भी इसने डाटा दिया है बस वैसा करते जाओ, आंसर निकल जाते हैं, कुछ ऐसी ट्रिक्स नहीं है इनके अंदर। चलिए भाई नेक्स्ट क्वेश्चन। रुपए 400 की धनराशि साधारण ब्याज की निश्चित दर से 3 वर्ष में रुपए 460 हो जाती है। यदि ब्याज की दर 3% घटा दी जाए तो 3 वर्ष के बाद धनराशि क्या होगी? भाई 400 रुपए जो हैं वो 3 साल बढ़ के कितने बन गए? 460 3 साल में। तो कह रहा है कि अगर ब्याज की दर 3% घटा दी जाए तो हर उसको 3% कम ब्याज मिलेगा। अब भाई 3 साल, पहले साल भी 3% कम, 3% कम, और उसके अगले साल फिर से 3%, तो टोटल 9% कम ब्याज मिलेगा पहले से। तो 9% कम किसका भाई? भाई मूलधन का। मूलधन कितना? तो 400 का 9% कितना हो गया? 36 रुपए। अब 36 रुपए कम ब्याज मिलेगा पहले से। ठीक है, तो 60 मिल रहे थे और रुपए कम मिलेंगे, तो 460 में मतलब पहले जो भी ब्याज मिल रहा था वो मिल के सब कुछ, ब्याज तो 60 रुपए था। ठीक है, 400 से बढ़ के 460 हो रही हैं चीजें। अब 36 रुपए कम, तो यहाँ से 424, यानी ऑप्शन आंसर हो जाएगा। अगर 3 ब्याज की दर घटा दी जाए तो में 3 गुना में 3 9% घाटा होगा। तो 400 का 9 36 रुपए, यानी 36 रुपए का घाटा। 60 में से 36 गए तो 424। ठीक है, आई होप क्लियर होगा आपको ये। नेक्स्ट, ब्याज की वार्षिक दर 8% से 3/4% हो जाने पर साहूकार को वर्ष के अंत में 1.5 की आय कम होती है, तो उसके द्वारा उधार दी गई राशि ज्ञात। ठीक है, बैंक कोई पैसा उधार पे देता है, जो ब्याज की दर है वो 8% घटा के 7 से ही 3/4 कर दे, तो अब उसको जो आय हो, अब जो उसको ब्याज मिल रहा है 61.5 रुपए कम मिल रहा है। तो ये कम है क्योंकि ब्याज की दर कम हो गई भाई। तो ब्याज की दर कितनी कम? 8 से घट के कितनी बन गई भाई? यही तो हुआ भाई, पहले 8 थी, 7 सही 3/4 हो गई, तो कितनी घट गई? मैं कहूँगा 1/4 घट गई। ठीक है, तो भाई 1/4% घट, तो दर जब 1/4% घटी तो 1 साल में उसको कितने का घाटा हो गया? मतलब कितने की कम कमाई हुई? कम कमाई होनी भी तो एक तरीके का घाटा ही है, 61.5 रुपए की। ठीक है, तो यानी कि 1/4% जो है वो बराबर हो गया 61.5 रुपए के। सिंपल सी बात है, 1/4% हो गया 61.5 के। ठीक है, आसान सा है। 8 में से आप जब ये घटा दोगे 7 सही 7/4, 7 सही 3/4 सॉरी, तो देखो 7 तो पूरे चले गए, 8 में से 7 गए, 1 बच गया। अब इस 1 में से 3/4 घटाना है, तो 1 में से 3/4 घटाओगे तो 1/4 ही बचेगा। तो 1/4% अब कम कमाएगा वो, और सवाल कह रहा है 61.5 रुपया कम कमाएगा, तो 1% बराबर हो गया 61.5 के। 1% में कह सकता हूँ किसके बराबर? ये 4 को उधर ले जाओ, 61 गुणा में 4 कितने रुपए भाई? 61.5 को 4 से गुणा करना, मतलब इसको 2 बार दुगुना कर दो। 61.5 का दुगुना कितना हो गया? 123। फिर 123 का दुगुना कितना हो गया भाई? 46। 1% बराबर हो गया 246, % बराबर हो जाएगा 600। ठीक है,
आसान था। चलिए भाई नेक्स्ट। 500 की राशि 12% वार्षिक साधारण ब्याज की दर पर निवेश की गई। कुछ राशि 10% वार्षिक साधारण दर से निवेश की गई। यदि 4 वर्ष के अंत में दोनों से कुल 80 रुपये ब्याज प्राप्त होता है तो बाद वाली राशि ज्ञात कीजिए। चलो भाई देखो 500 रुपए की राशि किस दर से भाई? 12% की दर से। और कितने सालों के लिए? 4 सालों के लिए। ठीक है, कितने सालों के लिए यहां दिया है ना? 4 वर्ष। तो 12% की दर 4 वर्ष में भाई कितना ब्याज मिल जाएगा? ओके 48%। ठीक है 12% के लिए 48%। दूसरी राशि अपने को पता नहीं, हमने मान लिया x, लेकिन के लिए ही। ठीक है, इन दोनों से जो मिलके उसको ब्याज वो कितना मिला? 480 रुपए, सॉरी। ठीक है, ब्याज 480 रुपए। तो देखो भाई 500 का 38%, तो ब्याज यहां मिल गया। और यहां पर कितनी राशि का 4 साल में किस दर से ब्याज लगे कि अपने को यहाँ पे अभी जो भी चीज आएगी निकाल सकते हैं। भाई यहाँ पे जो भी उत्तर आएगा उसको 480 में से घटा दो तो यहाँ पे मिल जाएगी अपने को चीज। भाई 500 का 48% कितना हो गया भाई? भाई 5 × 48 कितना? 240 रुपए, यानी 240 ब्याज यहाँ से मिल गया। जो पहला 500 का नोट उसने दिया, और जो दूसरा नोट था जो अपने को पता नहीं था वहां से भी उसको 200 ब्याज मिला होगा, तभी तो टोटल 480 बन गया। ठीक है, तो यहाँ पे भी क्या आ जाएगा भाई? इसको मैं बॉक्स कर देता हूँ, बॉक्स का को आखिर में लिखा है 480 240 के कितने बचे? 240 रुपए यहाँ रूप में। लेकिन कितने सालों में मिले भाई? ये 4 सालों में मिले। तो जब 4 सालों में 240 रुपए मिल रहे हैं तो हर साल कितने मिले होंगे? 60 रुपए मिले होंगे। 4 सालों में 240 रुपए मिले तो हर साल 60 रुपए मिले, यानी कि हर साल 60 रुपए मिल रहे हैं। तो 60 रुपए और किस दर से? मैं यहाँ पे आपको दिया गया 10% की दर से। ठीक है, 10% की दर से 4 साल। अच्छा तो दिया ही हुआ था। ये तो ये कर सकते हो 10% की दर से 4 साल के लिए कितना हो गया? 40%। 40% का मान 240 दे रखा है आपको। फिर आप ये कर लो भाई 10% 4 साल में 240, तो हर साल कितना? 60 रुपए, यानी कि 10% का मान कितना? 60 रुपए। ठीक है, फिर से देख लो तो भाई सिंपल सी बात है भाई, कितने रुपए को 10% की दर से 4 साल के लिए निवेश रखूं कि 240 रुपए का मुझे जो है वो ब्याज प्राप्त हो। 4 साल में 240 रुपए बन रहे हैं तो हर साल 60 रुपए मिले होंगे। तो एक साल में 60 रुपए मिले और एक साल में 10% ब्याज मिल रहा है, तो 10% ब्याज बराबर हो गया 60 रुपए के। 10% 60 रुपए के बराबर, तो 100% जो कि x कितना हो जाएगा भाई? 600। यानी जो दूसरा नोट रुपए का था तो ऑप्शन जाएगा, एक 500 रुपए का नोट और एक 600 रुपए का नोट। 500 वाला की दर से और 600 वाला 10% 6 साल के लिए जब उधार दिया जाएगा मिलके जो है वो 480 रुपए का ब्याज मिलेगा। ठीक है, चलिए भाई नेक्स्ट। एक साहूकार 10% पर साधारण ब्याज की दर से धन उधार, हालांकि यदि वह एक धन उधार देता है तो अग्रिम रूप से लेता है, वास्तव में वह कितने ब्याज दर पे उधार दे रहा है? देखो क्या होता है जब भी आप किसी को पैसा उधार देते हो आज कुछ समय के बाद लेते हो, है ना। जैसे नॉर्मल सवाल क्या बनता कि मान लो किसी को उधार पे दिया और 1 साल के से ब्याज लूं, एक तो कंडीशन। ये सवाल थोड़ा सा ट्रिकी है। सवाल ये कह रहे हैं कि 1 साल के बाद नहीं लोगे, जिस दिन आपने पैसा दिया उसी दिन आप उससे ब्याज ले लोगे वापिस। और सवाल ये कह रहा है कि भाई वैसे तो प्रतिशत के दर से पैसा देने की बात हो गई, लेकिन आज की आज वापिस ले लोगे, 1 साल के 10% ब्याज नहीं लोगे। तो भाई एक्चुअल में उसको क्या रेट पड़ गया, ये सवाल है। ठीक है,
साहूकार ने एक आदमी को पैसे दिए कि ले भाई 10% की दर से, तो 10% की दर मतलब 1 साल के बाद 10% ब्याज बनेगा। लेकिन सवाल ये कह रहा है कि 1 साल के बाद नहीं, वो आज ही पैसा ले रहा है उससे, मतलब आज ही उससे जो ब्याज है वो ले रहा है कि भाई आज ही मुझे ब्याज दे दे, बाकी पैसे 1 साल के बाद देना। ठीक है, तो देखो कर लो, आसान सा है, कोई दिक्कत नहीं आएगी। भाई मान लो कि भाई साहूकार ने दिया भाई ये ले 100 रुपए ले जा, तो क्या बनता 10% की दर से 1 साल में कितना ब्याज बन जाता भाई 10 रुपए का ब्याज बन। तो होना क्या था, ये आदमी बाद आता और इसको 110 रुपए दे देता भाई, तो उसने लिए ही थे और 10 रुपए ब्याज के बन जाते। लेकिन उसने उसी दिन काट लिया तो ब्याज कितना, 100 का 10% कितना हो गया, 100 का 10% 10% हो गया ब्याज। तो ये जो 10 रुपए का ये उसने आज ही काट लिया, तो रुपए दे के आप सेम टाइम उससे 10 रुपए दे रहे हो, तो हमने अगले को तो 90 ही दिए ना, हम उसको 90 रुपए दे रहे हैं और ब्याज कितने 10 रुपए का कट रहा है, यानी 10 रुपए मैंने ब्याज काट लिए कब, जब मैं अगले को 90 तो कितना प्रतिशत अब उसको भाई 10 रुपए कितना प्रतिशत होता है, यही अपना उत्तर हो जाए। ठीक है, एक बार फिर से देख लो इसको, एक बार आंसर, ब्याज 10 रुपए है, अब अगले के पास रुपए दिए, साहूकार ने अगले को सिर्फ 90 रुपए दिए, तो सेम टाइम वापस ले लिए, जैसे ही 100 का नोट पकड़ा वापस ले लिए, तो अगले बंदे को तो 90 गए और उस 90 रुपए पे उसने कितना ब्याज भरा, 100 रुपए का ब्याज भरा, तो 10 रुपए 90 पे, तो मैं कहूंगा 10/9 भाई इतना प्रतिशत उसने भरा। ठीक है, 10 गुणा में 100% में निकालने के लिए लोगे, तो ऐसे कितना 11 सही 1/9%। ठीक है भाई 10/90 मतलब भाई 1/9 कितना होता है भाई 11/9% होता है। प्रतिशत का चैप्टर याद करो। ठीक है, आई होप क्लियर होगा आप लोगों को ये। अगर इसी सवाल को वो ये कह देता कि ब्याज जो प्रतिशत है, इसी सवाल की जगह 20% मान के सोल्व करो कि किसी साहूकार ने किसी बंदे को पैसा दिया 20% की दर से, लेकिन ब्याज जो है वो उसी दिन जिस दिन उसने पैसा दिया, 1 साल के बाद। तो भाई होना तो क्या चाहिए था भाई, रुपए दिए, अब प्रतिशत की दर से दे रहे हो तो 1 साल के बाद 120 लेने थे, 20 ज्यादा लेते आप जो ब्याज के रूप। आई थिंक ऑडियो का कुछ इश्यू था, अब रिजॉल्व हो गया है। अगला सवाल, वर्ष के बाद दे 770 को 5 वर्षों में 5 वार्षिक बराबर किस्तों में चुकाया जाता है। यदि साधारण ब्याज की दर प्रतिशत वार्षिक हो तो प्रत्येक किस्त ज्ञात कीजिए। ठीक है, क्वेश्चन है, देखिए सवाल क्या कह रहा है। सवाल जो उधार है वो है 170 रुपए की, वॉज पेड। अच्छा इंग्लिश पेड को ड्यू कर लो, वाज पेड को हटा के ड्यू लिख, DUE। ड्यू इन 5 ईयर्स। भाई 770 रुपए का उधार है वो आज, वो 5 वर्ष के बाद है। ठीक
ठीक है, जैसे हिंदी में ठीक लगा है, 5 वर्ष बाद दे 770 रुपए। कोई इस तरीके से कोई उधार है कि 5 के बाद आपको किसी को 770 रुपए देने हैं और ब्याज की दर दे दी 5% और 5 वार्षिक किस्तों में इसको चुकाना है, तो हर किस्त कितने की होगी। ठीक है, अक्सर ऐसा कभी होता नहीं है लाइफ में। नॉर्मली तो होता क्या है कि आप किसी से को पैसा बाद में चुकाते हो, देय पहले होता है। देय पहले होता है का मतलब कि ऑडियो आ रही है ना, हाँ, देय पहले होता है का मतलब कि ये है कि जैसे आपने आज किसी से पैसा उधार ले लिया तो आप आज ही देय है वो पैसा, बट आप उसको दोगे थोड़ी देर के बाद, थोड़ी देर मतलब किस्तों में चुकाओगे तो ज्यादा चुकाओगे, भाई लेट चुका रहे हो। लेकिन ये सवाल उल्टा, जो 770 रुपए का जो ब्याज है, जो उधार है, ये आज देय नहीं है, 1 साल के बाद देय है। यानी आपको किसी को बाद 770 रुपए देने थे, लेकिन आप अब हर 1 साल के बाद एक किस्तों में उसको चुकाना शुरू कर दो। तो भाई जब समय से पहले चुका रहे हो आप तो कुछ ना कुछ कम ही चुकाओगे, 770 से तो कम चुकाने वाले हो अगले बंदे को। ठीक है, ये बात तो पक्की है। जब आप लेट चुकाते हो तो ज्यादा चुकाते हो, टाइम से पहले चुकाओगे तो कुछ ना कुछ कम ही चुकाओगे। तो ऐसे मानो इस सवाल को, एक तो देखो इसका डायरेक्ट फॉर्मूला है, ठीक है, फॉर्मूला मैं बता दूंगा, कोई दिक्कत नहीं है। एक डायरेक्ट फॉर्मूला से आप इस सवाल को निकाल सकते हो। थोड़ा कॉन्सेप्ट समझने के लिए मैं एक थोड़ा बता देता हूँ कि आप हर किस्त 100 रुपए की थी, ठीक है, एक मान लेते हैं हम कि हर किस्त 100 रुपए की थी। अब मेरी जो पहली किस्त मैंने 100, एक मैंने 100 का नोट दिया, ये पैसा जो मुझे था वास्तव में कब देना चाहिए, 5 साल के बाद देना चाहिए था, लेकिन मेरी पहली किस्त तो 1 साल के बाद ही चली गई। तो जो 1 साल के बाद ही किस्त चली गई है, मैंने 4 साल पहले दे दिया उसको पैसा, देना 5 साल के बाद, दिया मैंने 1 साल के बाद, तो 4 साल पहले पैसा दे दिया ना मैंने उसको। तो 4 साल पहले पैसा दे दिया, ये 100 का नोट मैंने उसको 4 साल पहले दे दिया टाइम से, और हर साल मुझे कितना ब्याज मिलेगा इस पे, 5%, ये रहा। तो 4 साल तक 5% की दर से, भाई 4 गुणा में 5, 20% ब्याज कमा ले 100 का नोट, जो मैं उसको आज ही जो 1 साल के बाद दे रहा हूं मैं। तो ये 100 का नोट 20% ब्याज कमा लेगा। 20% कैसे आया, 4 साल पहले दे दिया मैंने उसको और 5% वार्षिक दर से। तो 5 गुना में 4 कितना, 20%, तो 100 जमा में 20, अभी 120 रुपए इसकी कीमत हो जाएगी 5 साल के बाद। जो पैसा जो मैं ये 100 का नोट 1 साल के बाद दे रहा हूं उसको, वो ये देने के और 4 साल के बाद, यानी कि कुल 5 साल के बाद इसकी कीमत 120 रुपए हो जाएगी। यानी जो मेरी जो पहली किस्त जाएगी 100 रुपए की, वो मेरे 20 रुपए का कर्जा उतार देगी, क्योंकि मैं टाइम से पहले पैसे दे रहा हूं। इसी प्रकार जो मेरी दूसरी किस्त होगी 100 रुपए की, जो दूसरी किस्त होगी 100 रुपए की, वो 2 साल के बाद गई, लेकिन वो जानी कब थी, 5 साल के बाद, क्योंकि 5 साल बाद दे है भाई ये जो मेरा कर्जा है। तो 3 साल पहले दे दिया मैंने उसके 100 का नोट। तो जब 3 साल पहले पैसा दे रहा हूं और हर साल 5% की दर से भी उसकी वैल्यू बढ़ रही है, तो 5 गुना में 3, 15%, 15% इसकी वैल्यू बढ़ जाएगी। 100 का 15% 100 में जोड़ भाई 115, यानी 15 रुपए का कर्जा उतारेगा मेरा दूसरा वाला 100 का नोट, जो मैं उसको 2 साल के। इसी प्रकार जो मेरा तीसरा 100 आएगा वो कब जाने के बाद, लेकिन जाना कब चाहिए था, 5 साल बाद दिया था, तो 3 साल के बाद ही मैं दे, 2 साल पहले दे रहा हूं, तो 2 साल पहले 5% की दर से 2 साल का ब्याज 10%। तो भाई 100 में 100 का 10% जोड़ दो, कितना, यानी मेरा जो तीसरा 100 का नोट होगा वो 110 रुपए का कर्जा उतारेगा। और इसी प्रकार जो मेरे चौथी किस्त जाएगी वो जा रही है 4 साल के बाद, लेकिन चाहिए थी 5 साल के बाद, तो 1 साल पहले तो 1 साल 5% ब्याज वापस मिल जाएगा मुझे। तो 100 का 5 रुपए का कर्जा उतारेगा मेरा चौथा 100 का नोट। वो जो मेरी 5वीं किस्त जाएगी भाई वो कब जाएगी, 5 साल के बाद, और देना भी कब था मुझे पैसा, 5 साल के बाद ही, तो टाइम पे जा रहा है। तो ये जो मैं आखिरी वो मेरा 100 रुपए का ही कर्जा उतारेगा। ठीक है, जितना मैं पहले पैसा दे रहा हूं उतना ज्यादा कर्जा उतरेगा। पहला 100 का नोट 120 रुपए का कर्ज उतार देगा, दूसरा 115 का, 110 का, चौथा और 5वां ऐसे चलता जाएगा। तो आप देखो भाई टोटल कितना कर्जा, इनको ऐड कर लो सबको, 35 और 10 45 50, 550 रुपए। यानी अगर 550 रुपए का कर्जा होता तो मेरी किस्त 100 रुपए की होती, 550 का कर्जा होता तो हर किस्त, लेकिन कर्जा 550 है भाई, 770 का है,
तो मेरी 100 की नहीं होगी, कितने की होगी भाई? 170 550 गुणा में 100, 11 सत्ते 100 को काटेगा 20 पे और 20 40, यानी 1 रुपए की हर किस्त होगी, तो 5 किस्तों में 770 रुपए का कर्जा उतर जाएगा। ठीक है, वैसे तो आप देखो 140 को 5 से गुणा कितना 700, यानी आप ही पैसा चुका रहे हो और कर्जा 770 का था। ठीक है, 70 जो थे 5 साल के बाद दिए थे, तो टाइम से पहले तो कुछ ना कुछ कमी तो देंगे। इस चीज में क्या होता है, अगर मान लो 3 ऑप्शन 140 से, तो आप उनको हटा सकते थे। ये तो चलो एक ही था 160, तो ये तो हो ही नहीं सकता ना। 140 कह रहा हूँ, सॉरी। आप 770 के 5 टुकड़े करो, तो 770 को जब 5 से भाग करोगे तो जो भी उत्तर आएगा उससे छोटा अपना आंसर हो सकता है। उसने ऑप्शन में आपको 3 ऑप्शंस दे दिए होते जो बड़े होते हैं। ठीक है, बट इस क्वेश्चन में ऐसा है नहीं, कई बार ऐसा खेल जाती है आपके साथ। अच्छा, इसका एक फॉर्मूला भी होता है डायरेक्ट, मैं आपको बता देता हूँ फॉर्मूला। देखो, किस्त जिसको आप बोलते हो इंस्टॉलमेंट, साधारण ब्याज की बात कर रहा हूं मैं। ठीक है, और ये किन सवालों की बात हो रही है? ये फॉर्मूला कब लगेगा? ये सिर्फ तब लगेगा जो आपका जो कर्जा है वो भविष्य में दे हो। ठीक है, अमाउंट जो फ्यूचर में ड्यू हो, जैसे इस सवाल के अंदर था 5 वर्षों बाद ये धनराशि दे थी, तो किस्त आप कह दोगे यहाँ पे 100A गुणा में ना बटा में 100T प्लस में R गुणा T माइनस 1 बटा 2। ठीक है, इस फॉर्मूले से भी आप इस सवाल को कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं आएगी। एक स्टेप में यहाँ से भी आपको आंसर मिल जाएगा। इसमें ए क्या है? ए वो धनराशि है जो आपको दे है, जो कि इसमें होगी 770 रुपये। टी क्या है? टी है समय सालों में, भाई कितने साल? 5 साल, तो टी की जगह आप लिख दोगे 5। ठीक है, तो यहाँ पे आर क्या है? आर आपकी दर, जो कि यहाँ पे 5% दी गई है आपको। ठीक है, तो टी और आर और ए, ये 3 ही चीज़ें। तो इस क्वेश्चन के अंदर आप लगा दो ये चीज़ें। ए की जगह लिखो 770, तो यहाँ मिल जाएगा 100 गुणा में 770 बटा में 100 टी। टी की जगह कितना लिखोगे? 5, तो 100 गुणा में 5 कितना भी 500 प्लस आर की जगह 5, टी की जगह 5 और टी माइनस 1, यानी 5 माइनस 1। तो यहाँ से आपको 5 माइनस 1 हो गया 4, तो यहाँ आपको मिलेगा 5 गुणा में 5 गुणा में 5 माइनस 1 यानी 4, और ये बटा में 2। ठीक है, 2 इस 4 को काट देगा 2 पे, तो 5 पंजे 25, 25 दूनी 50, तो मेरा उत्तर हो जाएगा 77 के बाद 3 0 और बटा में 500 और ये 50 550। ठीक है, यहाँ से भी आपको उत्तर मिल जाएगा कितना भाई? 140। ठीक है, 140 उत्तर यहाँ से आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं आएगी, कर सकते हैं वैसे भी। ठीक है, चलिए, आई होप क्लियर होगा। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट। 3 वर्ष बाद दे रुपए 9,270 को 3 वर्षों में 3 वार्षिक बराबर किस्तों में चुकाया जाता है। यदि साधारण ब्याज की दर 3% वार्षिक हो तो प्रत्येक किस्त की राशि ज्ञात कीजिए। डिट्टो वही सवाल है पहले वाला, वहाँ पे 5 सालों की बातें हो रही थी, 5% दर थी, यहाँ 3 साल की बात हो रही है और 3% दर है और 3 वार्षिक किस्तें। ठीक है, फॉर्मूले सकते हो भैया, जो पैसा है ये 3 साल के बाद दे है। ठीक है, इसको आप 3 साल बाद दे, कोई जो भी है उधारी है, इस प्रकार मान लो कि जैसे कोई मेरे खेत है। ठीक है, तो मुझे खेत के लिए किसी मजदूर की ज़रूरत है, तो मैंने मजदूर से काम करवा लिया। तो काम करवाते मैंने जब उसको का टाइम आया तो उसने मुझे कहा कि भाई आप मेरे बच्चा क्लास में है, तो 12th क्लास में 3 साल बाद होगा, तो यानी कि अब जो मुझे उस मजदूर को जो पैसा चुकाना है वो 3 साल के बाद चुकाना है। तो एक तरीके से मेरी उधारी रह गई उस पर। ये उधारी आज नहीं है, ये 3 साल बाद है। उसने कहा 3 साल के बाद
मेरे बच्चे की स्कूल की फीस भर देना। तो या तो मैं 3 साल के बाद अगर देखूं भाई आज के टाइम में, नहीं मान लिया कि भाई 3 साल के बाद जो स्कूल की फीस है वो 9,270 रुपये है, ठीक है। तो या तो मैं 3 साल बाद 9,270 उसको एक साथ दे दूं, या अभी से उसको किस्तों में देने चालू कर दूं, तो पहले देने चालू कर दूंगा और ये दर होगी तो मैं कुछ ना कुछ कम ही पैसा दूंगा उसको, ठीक है। इस तरीके से आप इस सवाल को समझते हो। तो एक तो फॉर्मूला बेस्ड आप डायरेक्ट कर भाई 100A बटा में 100T प्लस में R इंटू T माइनस 1, ठीक है। इसमें A की जगह है 910, सो 970 के गुणा से बटे में 100, T कितना है भाई 3 साल, 100 गुणा में 3 हो गया 300, प्लस R भी 3 है, T भी 3 है, तो 3 में 3 गुणा में 3 माइनस कितना भाई 2, और ये बटे में 2 कट गया, तो 92700 बटे में 3 9 और 300 और 9 मिलके हो गया 3, तो 9 का 3 गुना होता है भाई 927, तो 3 के बाद ये 3 0, उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी भाई 3000 इसका सही उत्तर हो जाएगा, ठीक है। डायरेक्ट फॉर्मूले से आप इसको कर सकते हो। अदरवाइज आप ये देखो अगर 100 के नोट आपको अगर चुकाने, दूसरा जो तरीका है इसका, डिलीट कर दें इसको, भाई मेरा जो पहला 100 का नोट था, 100 रुपए मेरी जो है वो, तो पहला 100 का नोट एक बाद गया और पैसा देना कब था 3 साल बाद, तो 2 साल पहले ही पैसा दे दिया मैंने, 2 साल पहले पैसा दे दिया, किस दर से भाई प्रतिशत की दर से, तो 3 दूनी 6% मुझे वापस मिलेगा ये पैसा, तो भाई 100 का 6%, 100 में तो कितना हो गया भाई 106 रुपये, यानी 100 का नोट होगा वो 106 रुपये कर्जा उतारेगा। इसी प्रकार जो दूसरा 100 का नोट वो 103 रुपया कर्जा उतारेगा, और तीसरा जो 100 का नोट होगा वो ही कर्जा उतारेगा, तो टोटल कर्जा उतर गया भाई 309 रुपये। तो अगर 309 रुपये का कर्जा होता तो मेरे 100 के 3 नोट लगते, 3 किस्तें जाती, लेकिन 9 की जगह आपको दे रखा है भाई कितना 927 के बाद 1 0, 30 गुना, तो भाई मेरी हर किस्त 100 की नहीं का 30 गुना यानी 3000 होगी। ठीक है, चलिए भाई नेक्स्ट, ए सर्टेन रेट इन इंटरेस्ट फॉर सर्टेन टाइम, कुछ गड़बड़ है, ए सर्टेन रेट ऑफ इंटरेस्ट होना, चलो हिंदी वाला देख लो, किसी निश्चित धनराशि पर निश्चित ब्याज दर से किसी निश्चित समय मूलधन तथा मिश्र धन का अनुपात दे दिया 4:7, ठीक है, और उसी निश्चित धनराशि पर उसी निश्चित ब्याज दर से 3 वर्ष अधिक के लिए मूलधन तथा मिश्र धन के अनुपात हो जाएगा 5:11। ब्याज की दर क्या थी, कोई नहीं कर सकते उसको आसानी से, मूलधन और मिश्र और अमाउंट की बात हो रही है, उनके रेट दे रखे हैं आपको, मूलधन जो कि प्रिंसिपल और मिश्र धन जो कि आप, तो भाई कुछ समय के बाद जो है बात हो गया 4:7, ठीक है, और उसके और 3 साल के बाद, उसके 3 साल के बाद यह अनुपात हो गया 5:11। तो देखो मिश्र धन तो बढ़ता जाएगा हर साल, लेकिन मूलधन तो उतना ही रहता है ना हमेशा जितना पहले था। तो इन दोनों सवालों में देखो यहाँ दोनों केसेस में पहले तो मूलधन को 4 से, दूसरे में डिनोट कर रहे हैं 5, तो पहले बराबर कर लो 4 और 5 को, भाई 4 और होंगे 20 पे, 4 पंजे 20 और 5 के 20, तो इसको मैं 20 बना दूं 20, इसको 5 से गुणा कर दूं, 4 गुणा करूंगा कितना बन गया भाई 20, तो 4 5 से गुणा किया को भी 5 से गुणा करो, 7 पंजे कितने भाई 35, पहले जो अनुपात था वो 20:35, बाद में कितना हो गया, इस 5 को 20 बनाने के लिए 4 से गुणा करूंगा, ओके 20, तो भाई 11 को भी 4 से, 11 चौके, ठीक है। तो अब देखो पहले
मूलधन यहाँ पे 20 से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, बाद में भी हम मूलधन को 20 ही कह रहे हैं, चीजें अच्छी लग रही हैं भाई। मूलधन 20 तो मिश्र धन हो गया था कुछ समय बाद 35, और उसके और 3 साल के बाद हम देखें तो भाई मूलधन 20 और मिश्र धन हो गया 44, तो 3 साल में हुआ ये काम। तो 3 जो है वो 35 से बढ़ के 44 हो, कितना बढ़ गया भाई 9 बढ़ा कितने सालों में 3 सालों में। तो हर साल कितना रहा था भाई 3 सालों में 9 यूनिट ब्याज बढ़ गया, तो हर साल 3-3 यूनिट ब्याज बन रहा था, तो 3 यूनिट ब्याज बन रहा था। और मूलधन कितना है भाई 20, तो भाई कितना ब्याज हो गया भाई 3 कितना प्रतिशत होता है 20 का, ये आपका उत्तर हो गया 3 बटा में गुणा में 100 कितना मिलेगा 3 बटा, याद रखो फ्रैक्शन वैल्यू होती है 15% की। ठीक है, आई होप कोई दिक्कत नहीं आएगी। चलिए भाई नेक्स्ट। एक आदमी ने अपनी 1/2 भाग 10% वार्षिक ब्याज दर पे, 1/3 भाग 9% की ब्याज और शेष 12% की दर से निवेश किया, तो उसके द्वारा प्राप्त औसत वार्षिक ब्याज दर क्या है। चलिए भाई, उसने अपने पहला हिस्सा था 1/2 भाग, उसको दिया की दर से। दूसरा हिस्सा था 1/3 भाग पूरी पूंजी का, उसको दिया 9% दर से, और जो शेष हिस्सा बच गया दिया 12% की दर से। तो उसको ब्याज भाई कितना मिला पूरा साल के अंत में। तो देखो भाई, आधी पूंजी 10 की दर से उसने उधार पे दी, भाई आधी का 10% के 1/2 गुणा में 10% के बराबर हो जाएगा। मैं कह सकता हूं इसको ऐसे मान लो, समझ कि ये उसकी पूरी पूंजी थी, ठीक है, वही आधी इधर वाली। फिर उसने बोला 1/3, मैंने मान लिया ये हो गई 1/3 वाली, ठीक है, ये पूंजी हो गई उसकी आधी 1/3। तो बची कितनी 1/2 और 1/3 मिलकर कितना हो गया भाई 1/6 हो गया, और बच गई कितनी 1/6, ये 3 हिस्से हो गए। ठीक है, देखो भाई 1/2 और 1/3 को जब जोड़ोगे 1/6 मिलेगा, तो 5/6 चुका। अब शेष कितनी बची, अब 1 में से 5/6 घटा दो 1/6, ठीक है, ये ऐसे। तो 3 हिस्से थे। अब इसको दिया है 10% की दर से उधार पे, इसको उसने दिया है 9% से, और इसको उसने दिया है 12% दर से। तो यहां से उसे कुल कितना पैसा मिल भाई, मैं कहूंगा पूरे का जो ये आधा है ये इसको 10% की दर से दे रहा है, तो मैं कहूंगा आधा मतलब 1/2 गुणा में 10%। दूसरा फिर और क्या बच गया अपने पास, ये जो हिस्सा है ये 1/3 हिस्सा है, ये 1/3 कितना ब्याज मिल रहा है मुझे मिल रहा है, यहां से मिल गया इतना ब्याज, और ये जो हिस्सा बच गया ये हिस्सा यहां से मिल रहा है 12% ब्याज, तो ये 1/6 हिस्से पे % ब्याज। तो ये बात बन गई। कुल ब्याज कितना मिल गया देखो, भाई कुल कितना मिल गया 1/10 में 10 कितना भाई 5%, 1/3 गुणा में 9 3, और 1/6 गुणा कितना भाई 2, तो कुल उसको कितना 10% ब्याज मिल गया। ठीक है भाई, कुल का 10% उसको फीलिंग आ गई इसमें। ठीक है, बात एक ही थी, इस पे दे दो 10% का, फिर इस पे दे दो 9% का, और इस पे दे दो 12% का, ये बराबर है इस पूरे पे दे देना ब्याज 10% के हिसाब से। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी 10%। चलिए भाई नेक्स्ट। ए मोबाइल कैन purchased on a cash payment of rupees 1500. Same mobile can also be purchased on the payment of 350 and rest paid in 3 equal annual installments of rupees so for next 3 years. तो find the rate of simple interest. Okay, देखो भाई आपने 2 तरीके मोबाइल खरीदने के, या तो 1500 रुपए नगद, दूसरा तरीका ये है कि 300 रुपए दे दो अभी। अब कितने बच गए 500 में से 350 गए 1150 गए। अब ये 1150 रुपए जो है ये अब 400 की 3 बढ़ा दो 3 सालाना किस्तों में,
ठीक है भाई, 400 का नोट दो 1 साल के बाद, फिर एक 400 का नोट 2 साल के बाद, 3 साल के बाद। ठीक है, 400 का तो नोट होता नहीं, 200 के 2 दे दो, 100 के 4 दे दो। तो इस तरीके से अगर चीज़ें हों तो उसने बोला भी जो साधारण ब्याज की जो दर लगी उसको वो क्या दर लग गई। ठीक है, कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं आएगी। देखते हैं इसको। तो देखो बेसिकली जो दूसरा तरीका था उसमें 1150 रुपए उसको चुकाने हैं और 400 की 3 किस्तों में चुका रहा है वो। ठीक है, 1150 रुपए चुकाने थे, किस प्रकार चुकाए उसने, 400 की 3 किस्तों में। तो ये पूछा भाई ब्याज की क्या थी, बस सवाल ये है 1150 कैसे आया। 1500 का मोबाइल था, 350 की डाउन पेमेंट कर दी, बच गए 1150, ये 1150 400 की 3 किस्तों में चुका रहे हैं वार्षिक किस्तों में। तो भाई ब्याज की दर क्या थी, ये पूछा गया है। तो देखो एक तो बात इसमें ये बताओ, आपने ब्याज कितना भर दिया इसमें, 50 रुपये भर दिया, क्योंकि 400 की 3 किस्त जब जाएंगे तो 1200 रुपये आपने टोटल पेमेंट करी, और पेमेंट करनी कितनी थी 1150, तो 1150 करनी थी लेकिन 1200 की पेमेंट कर दी, तो जो 50 रुपये आपने ज़्यादा दिए वही तो ब्याज था, यानी यहाँ से मुझे पता चल गया ब्याज 50 रुपये है। अब देखो, अब कहानी शुरू होती है यहाँ से कि भाई आपको शुरुआत में जब आपने 350 की पेमेंट कर दी, अब यहाँ से शुरुआत होती है, आपको भाई पैसा देना था 1150 रुपये। तो ये 1150 रुपये 1 साल तक रहा अपने ऊपर कर्जा, क्योंकि पहली किस्त 1 साल के बाद हमने दी जो 400 रुपये की किस्त दी, तो पहले साल जो था वो 1150 का अपने ऊपर पूरा का पूरा कर्जा था। मैं कह सकता हूँ 1150 रुपये का कर्जा अपने पे 1 साल तक रहा। फिर 1 साल के बाद मैंने 400 रुपये दे दिए उसको, तो 1150 में से 400 गए, कितने बच गए भाई 750 बच गए। अब मेरे ऊपर 750 का कर्जा रहा अगले 1 साल तक, क्योंकि जब तक मैं अगले 400 की पेमेंट नहीं कर देता तब तक भाई 750 रुपये का ही तो कर्जा रहा। तो स्टार्टिंग में कर्जा था 1150 का, 1 साल तक रहा, फिर मैंने 400 रुपये दे दिए। अब 1 साल तक मेरे ऊपर कर्जा रहा कितने का, 750 रुपये का। अब 1 साल के बाद फिर मैंने 400 रुपये और दे दिए, तो 400 रुपये और दे दिए, तो अब मेरे पास कर्जा रहा 350 रुपये का 1 साल तक, और उसके बाद मैंने एक 400 का नोट और दे दिया, कर्जे से मुक्ति मिल गई। यानी पहले 1 साल तक मुझे कर्जा रहा 1150 का, फिर अगली 1 साल तक मेरे ऊपर कर्जा रहा 750 का, फिर अगली 1 साल तक मेरे ऊपर कर्जा रहा 350 का। तो इन तीनों बातों को मिला के मैं एक बात ये भी तो कह सकता हूँ, एक बार इन तीनों को जोड़ो भाई, कितना 1150 और 750 कितना मिल गया आपको 1900 और 350 भाई 2250। क्या मैं ये नहीं कह सकता कि मेरे ऊपर 2250 रुपये का कर्जा था 1 साल के लिए, मैं कह सकता हूँ ये बात। देखो 3 बातों को क्लब कर रहा हूँ, मेरे ऊपर 1150 का कर्जा था 1 साल के लिए, उसके बाद 750 रुपये का कर्जा था 1 साल के लिए, और उसके बाद 350 रुपये का कर्जा था 1 साल के लिए। इन तीनों बातों को मिला के मैं ये भी तो कह सकता हूँ कि भाई मेरे पास 2250 रुपये का कर्जा था 1 साल के लिए। तो 2250 रुपये का कर्जा 1 साल के लिए, और ब्याज कितना बन गया भाई 50 रुपये। तो भाई कितना प्रतिशत मैंने ब्याज भरा, यानी मैंने 50 रुपये में ब्याज भर रहा हूँ कितने पे 2250 पे। तो वही मैंने कितना ब्याज भरा 1 साल में, तो मेरा उत्तर हो जाएगा भाई 50 कितना प्रतिशत है 2250 का। तो 50 बटा में 2250 गुणा में 100, 0 से 0 गया, 25 से काट लो, 25 निमा 25 चौके, तो 20 बटा 9, 20 बटा 9 का मतलब हो गया 2 से ही 2 बटा 9 प्रतिशत। ऑप्शन सी भाई 2 सही 2 बटा 9 प्रतिशत इसका सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, कटिंग वटिंग अपने हिसाब से कर लेना, बस अपने को ही निकालना था जो 50 रुपये हैं वो कितने प्रतिशत होते हैं 2250 के। ठीक है, दैट्स इट। चलिए भाई नेक्स्ट। एक डायमंड का नगद मूल्य 1000 रुपये है, नहीं 10,000 रुपये, ठीक है, परंतु इसे 100,000 रुपये की 11 मासिक बराबर किस्तों में खरीदा जाता है, तो साधारण ब्याज की दर क्या होगी। बिल्कुल वही सवाल पहले वाला। ठीक है, पहले वाला सवाल बस ये था कि 1150 रुपये थे, ये आपने 400 की 3 किस्तों में चुका दिए। अब सवाल ये है कि भाई 10,000 रुपये हैं, ये अपने 1000 की 11 किस्तों में चुका दिए, तो दर कितनी हुई। ठीक है, वही बात। भाई देखो पहली जो किस्त गई
वो 1 महीने के बाद गई। तो पहले 1 महीने तक तो मेरे ऊपर पूरा 10,000 का कर्जा रहा, ठीक है। पहले 1 महीने तक मेरे ऊपर कितना कर्जा रहा? 10,000 का। उसके बाद मैंने 1,000 रुपए चुका दिए। अगले 1 महीने तक मेरे ऊपर कर्जा कितने का रहेगा भाई? 9,000 का कर्जा रहेगा भाई, बिल्कुल रहेगा। 1,000 तो चुका दिए। तो अब अगले 1 महीने तक 9,000 का कर्जा रहा। उसके बाद मैंने 1,000 रुपए और चुका दिए। तो अब अगले 1 महीने तक मेरे ऊपर 8,000 का कर्जा रहेगा। इसी प्रकार चलती जाएगी सीरीज कि भाई उसके मैं 1 महीने के बाद फिर 1,000 रुपए चुका दूंगा, तो अब अगले 1 महीने तक 7,000 का कर्जा रहेगा। तो ऐसे होते होते भाई अब 11 बार करोगे तो लास्ट में आप 0 पे आके रुकोगे। भाई पहले महीने रहा 10,000 का कर्जा, अगले महीने रहा 9,000 का कर्जा, फिर रहा 8,000 का कर्जा, फिर अगले 1 महीने तक 7,000 का कर्जा, फिर अगले 1 महीने तक 6 का, फिर 5 का, फिर 4 का, फिर अगले 1 महीने तक 3,000 का कर्जा, फिर अगले 1 महीने तक 2,000 का कर्जा, फिर अगले 1 महीने तक 1,000 का कर्जा, और फिर अगले 1 महीने तक कुछ नहीं, ठीक है, क्योंकि पूरी पेमेंट हो जाएगी यहाँ पे। तो भाई 10,000, 9,000, 8,000 से आपको जोड़ते जाने। 1,000 को एक बार भूल जाओ, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1 जोड़ते हो कितना आता है भाई? 55 आता है, ठीक है। सम ऑफ n, फर्स्ट n नेचुरल नंबर्स, प्रथम n प्राकृत संख्याओं का योग क्या होता है? n इंटू n माइनस वाई माइनस 1/2। तो 10 है, तो 10 गुणा में 9 बटा प्लस 1/2 होता है, सॉरी। तो 10 गुणा में 11/2 यानी 55, और 1,000 साथ में चल ही रहे। तो आप इन सबको जोड़ दोगे, कैसे भी जोड़ो 55,000 ही उत्तर आएगा, ठीक है। 10,000, 9,000, 8,000, 7,000 इन सबको जोड़ोगे 55,000 उत्तर मिलेगा। प्रथम n प्राकृत संख्याओं का योग, प्रथम n प्राकृत संख्याओं का योग, प्रथम n प्राकृत संख्याओं का योग क्या होता है भाई? n गुणा में n प्लस 1/2। यहाँ पे n कितना लिख दोगे? 10, क्योंकि 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 को आप जोड़ रहे हो। 1,000 घटा दो एक बार अलग से, 1,000 को अलग कर दिया। तो n की जगह अगर मैं 10 रखूंगा तो 10 गुणा में 11/2 कितना मिला? 55, ठीक है। और 1,000 आपने निकाल दिए थे तो ये हो गया 55,000। तो 55,000 रुपए को मैं अब इन सारी बातों को मिला के मैं ये कह सकता हूँ कि मेरे पास 55,000 का कर्जा था 1 महीने के लिए। तो 55,000 का कर्जा 1 महीने के लिए, तो ब्याज कितना बैठा भाई? देखो ब्याज कितना बैठ गया। आपने 11 किस्तें चुकाई हैं 1,000 रुपए की, तो 11,000 रुपए पैसे चुका दिए आपने। कर्जा था 10,000 का और चुकाया कितने? 1,000 की 11 किस्तें। तो भाई 11,000 रुपए आपने चुकाए, तो 1,000 रुपए ज्यादा चुका दिए। तो ये 1,000 रुपए ज्यादा क्या थे आपका? ये ब्याज ही तो था, ठीक है। यानी आपने 1,000 रुपए ब्याज भरा कब? जब मैंने 55,000 रुपए कर्जा रखा 1 महीने के लिए। तो भाई किस दर से मैंने ब्याज भरा, ठीक है। निकाल सकते हो कि 1,000 रुपए जो है वो 55,000 का कितना प्रतिशत है। ये आपको क्या मिलेगा? ब्याज की दर मिलेगी 1 महीने की, ठीक है, क्योंकि महीने की बात हो रही है। 55,000 रुपए 1 महीने के लिए रखे हैं, तो 1 महीने का ब्याज कितना हो जाएगा भाई? मैं कहूँगा भाई 1,000 रुपए कितना प्रतिशत होता है 55,000 का? ये तो हो गया 1 महीने का ब्याज, ठीक है। लेकिन पूरे साल का ब्याज निकालना है तो भी 1 साल में 12 महीने होते हैं, तो मैं इसको 12 से गुणा कर दूंगा, ठीक है। ये मेरा सही उत्तर हो जाएगा। निकाल लो, यहाँ से काट लो जो चीज़ें कट रही हैं। ये उड़ गए 3 0 से 3 0, 5 से काट दो इसको 11, 5 से काटा 20, तो 20 गुणा में 12 कितना भाई? 240, और ये बटा में 11, 240 बटा 11। दो तरह एक जैसे हैं सी और डी, ठीक है, दोनों ही सही हैं। ये दोनों ही 240 बटा 11 है। 21 सही, 9 बटा 11। ऑप्शन सी और डी दोनों ही सही है, ठीक है। तो चलिए अपने साधारण ब्याज सिंपल इंटरेस्ट के क्वेश्चंस यहीं खत्म होते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम स्टार्ट करेंगे चक्रवृद्धि ब्याज। चलिए टेक केयर, बाय बाय।